everyone. Welcome to Success Stories Talk Show, Season 2, presented by Trident Communications in association with World Humanitarian Foundation. I'm Alka, your host for today, and as a guest for today, we have Kalpana Sarojji. She's an Indian entrepreneur and a TEDx speaker. She's also the chairperson of Kamani Tubes in Mumbai, India. She was also awarded with Padma Shri Award in 2013, and now that she's here with us on this episode of Success Stories, let's talk to her about her journey of success. Hello, Kalpana ji, how are you? I'm fine. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस एपिसोड ऑफ सक्सेस स्टोरीज। सो कल्पना जी, आपको डिस्क्राइब किया गया है एज द ओरिजिनल स्लम डॉग मिलेनियर। इसके अच्छा। बारे में आपका क्या कहना है? अ, अभी देखिए, जिस तरह से भी मतलब मीडिया ने, लोगों ने जो भी कहा है, क्योंकि होता है ना, जैसे हमारे काम को, हमारे कर्तृत्व को सलाम होता है। तो जिस तरह से मेरा काम हुआ है, शायद वो सारा देखते हुए इस तरह की उपमा मुझे दी गई है शायद। ऑलराइट। तो ये जर्नी, ये जो आपकी यात्रा रही है, ये कैसे शुरू हुई? एक्चुअली ये बहुत बड़ा संघर्ष रहा। एक्चुअली मैंने खुद नहीं सोचा था कि ऐसे कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ मैं कर सकती हूँ। क्योंकि हमारा मतलब जो हमारा भारत देश है, जो संस्कारों से भरा है और जो संस्कृति हमने सीखी है बचपन से, जैसे लड़कियां हैं शादी करके जाएंगी, अपने घर को संभालेंगी, इसी तरह से मतलब। तो बचपन जो था वो इसी तरह से था। तो मैं तो 5वीं क्लास में थी, तभी से घर के लोग सोचते थे कि शादी कर देनी चाहिए थी, क्योंकि आज से 50 साल पीछे अगर हम जाएंगे तो लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। और मैं बुद्धिस्ट समाज से हूँ, तो फिर तो मेरे समाज में और ही ज्यादा। तो 5वीं क्लास से ही शादी के लिए मतलब प्रस्ताव आने लगे थे। तो 7वीं में जाते जाते मामा जी ने जबरदस्ती शादी करवा दी। और शादी के बाद में भी ससुराल सही नहीं रहा। और 6 महीने में ही बाबा जो है वो फिर वापस लेकर गए घर। कहने लगे कि वो सही नहीं है, तो तुम फिर से पढ़ाई शुरू करो। लेकिन बहुत मुश्किल होता है समाज में, जब एक लड़की ब्याह करके जाने के बाद ससुराल छोड़कर जब मैके वापस चली आती है, तो समाज हजम नहीं कर पाता इन सारी चीजों को। क्योंकि उनको तो ऐसे लगता है कि लड़की भले वहां अर्थी निकले, उसकी मर जाए कोई बात नहीं है, लेकिन वो जिंदा आ कैसे सकती है, क्योंकि वो संस्कार थे ही नहीं। क्योंकि मैं वापस आने के बाद में, जैसे हमारी नानी दादी सारे कुछ, जैसे भी हमारे समाज के लोग यही कहने लगे कि अरे ससुराल में होता ही है, थोड़े दिन तो सहना ही पड़ता है, तो क्या हो गया, मर तो नहीं गई थी ना, सहना था, क्या हुआ, वापस क्यों आ गए। तो जितना टॉर्चर ससुराल में हुई थी, उससे कहीं ज्यादा डबल मैके में आके होना होना पड़ा। मुझे ही नहीं, मेरे माँ बाबा को भी ताने सुनने पड़े, समाज के ताने सुनने पड़े, मुझे सुनने पड़े। तो फिर मैंने देखा कि ये तो बहुत मुश्किल है, जीना ही मुश्किल है। तो फिर मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे सामने तो कोई रास्ता था ही नहीं। जैसे कि एजुकेशन में बहुत लेना चाहती थी, मैं काफी होशियार भी विद्यार्थी थी स्कूल में अपने। तो मेरा एजुकेशन भी चला गया, शादी हुई वो भी सक्सेस नहीं। तो फिर मैंने क्या करना चाहिए, और मैं जी नहीं सकती इस तरह की जिंदगी, तो मुझे मर जाना चाहिए। और फिर मैंने पॉइजन पी लिया। पॉइजन पीने के बाद में भी समाज को मतलब शांति नहीं मिली। उन्होंने ये कहा कि ये लड़की तो क्या कर रही थी, अगर मान ले तुम मर गई होती। मैंने 3-3 बोतल पी चुकी थी कि मैं बचना ही नहीं चाहिए, लेकिन किसी सूरत में बाबा ने बचा लिया, डॉक्टरों के साथ में मिलकर। और मैं बच गई। तब भी समाज के जो लोग मुझे मिलने आए, उन्होंने ये कहा कि अगर तुम मर गई होती तो लोग क्या कहते, लोग तो यही कहते कि महादेव की बेटी ने जरूर ऐसे कोई कांड किए होंगे जिसकी वजह से ये मर गई। तो कहने का मतलब ये है कि समाज को हमारे दुखों से, हमारे दर्द से, हमारे मौत से किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है, अगर लोग ये कहते हैं कि मरकर मतलब जीकर इसने कुछ किया होगा, तो फिर हम मरे क्यों, हम जी कर दिखाए इसको। और तभी मैंने ऐसे मतलब मेरे दिल की गहराई तक ये बात पहुंची, और मैंने सोच लिया कि अब मरने के बारे में मैंने सोचना ही नहीं। मैं कदम कदम पे सोचती थी, पल पल सोचती थी, मैं मर जाऊं, मैं जी नहीं सकती इस तरह की। लेकिन उस दिन से मैंने मरने का ख्याल छोड़ दिया, और फिर अपनी जिंदगी किस तरह से जीनी चाहिए मैंने सोच लिया। और फिर जी। मैंने कोशिशें की जीने की। मैंने पहले तो नौकरी ही करते थे पहले लोग, बिजनेस तो किसी के दिमाग में था ही नहीं उस जमाने में। तो नौकरी क्या करेंगे, एक 7वीं पढ़ी हुई लड़की कौन नौकरी देगा मुझे। तब भी ठीक है, समाज की तौर से तो उस जमाने की 7वीं को भी वैल्यू था। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट में गई, क्योंकि बाबा पुलिस में थे, इसलिए मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में सही लगा। लेकिन मेरी उम्र कम थी, यही कोई 14 साल। तो मुझे कौन देगा, 18 साल भी नहीं हुए थे मुझे। तो फिर वहां नहीं हुआ, मैंने सोचा चलो नर्स बन जाती हूँ, वहां पर भी मेरा नहीं हुआ कुछ। मैंने सोचा मैं आर्मी ज्वाइन कर लेती हूँ, लेकिन उस जमाने में लड़कियों को आर्मी में तो प्रवेश ही नहीं था। खैर, फिर मैं क्या करूं, मुझे तो खेतों में भी काम नहीं करना था, खेतों के सिवा तो गाँव में कुछ होता नहीं है।
तो फिर मैंने माँ से कहा कि मुझे ना मुंबई भेज दीजिए, मैं कहीं पर भी किसी मिल में, किसी कंपनी में कहीं न कहीं काम कर लूँगी, क्योंकि मुझे काम करके अपने बलबूते पे, अपने कदमों पे खड़ा रह के जीना है। तो माँ कहने लगी कि कैसे क्या मुंबई में भेजेंगे तुमको? तो मैंने कहा अगर नहीं भेजोगे, तो मैं फिर ट्रेन के नीचे चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीनी है। माँ ने कहा ये लड़की पागल हो चुकी है, बाबा से कहा और इसको अपन मुंबई भेज देते हैं, जहाँ भी रहेगी ज़िंदा तो रहेगी, तो इस तरह से अपन भेजते हैं। और मैं मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद मैं एक छोटे से गाँव से आई हुई लड़की और इतना बड़ा शहर, इतने बड़े रोड, इतना सारा कुछ, तो मैं बड़ी डर सी जाती थी कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ? लोकल ट्रेन में बैठना मालूम नहीं था, कई बार लोकल ट्रेन से गिर जाती थी। मतलब बहुत मुझे ये सारा कुछ सहना पड़ा, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, सोचा कि नहीं कुछ करना है, आगे बढ़ना है। तो मैंने होज़री कंपनी में, क्योंकि मैंने सिलाई इस बीच सीख ली थी, तो होज़री कंपनी में काम के लिए मैं गई। तो वहाँ सब लड़के-लड़कियाँ एक साथ काम करते हैं, तो हमारे गाँव में तो लड़कों के साथ में बात करना या लड़कों के साथ में ऐसा कुछ तो था नहीं। तो यहाँ लड़के-लड़कियाँ जब साथ में काम कर रहे थे, तो मुझे बहुत डर दिमाग में बैठ गया। तो मशीन चलाना आता था, लेकिन उसके बावजूद भी डर के मारे हाथ-पाँव काँप रहे थे, तो वो मशीन नहीं चल रही थी। तो फिर वो जो वहाँ पे जो इंचार्ज होता है, वो कहता है कि, "ये लड़की तुझे काम तो आता नहीं है?" कहती है, "मैं कारीगर हूँ।" "चलो भागो यहाँ से, मेरे पास काम नहीं।" फिर मैंने रो-धो के बोला, "बाबा नहीं मुझे काम दो, मैं गाँव से आई हूँ, मुझे काम तो चाहिए।" तो फिर उन्होंने मुझे हेल्पर की नौकरी दी, जहाँ ₹60 महीना, ₹2 रोज़ से मुझे बिठाया गया। वो जो कपड़ा सिल के निकलता है, तो उसका जो धागा लटकता है, उसको काटने का काम। तो महीना भर मैंने फिर वो काम किया, उसके बाद मुझे मशीन तो आती थी, दिल-दिमाग से डर गया, मैं मशीन पे काम करने लगी। जैसे मैंने मशीन पहले ही महीने में मैंने ₹250 कमाया, क्योंकि मैं अच्छी-भली सिलाई जानती थी, इसलिए। इसी तरह से 2 ढाई साल गए और मैं एक गुजराती फैमिली के साथ में उनके घर में रहती थी, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए घर था नहीं मुंबई में। तो वो बेचारे मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे, वो मेरे पैसे भी नहीं लेते थे। मैं कहती थी ये पैसे आप ले लो, क्योंकि मैं तो खाती-पीती आप ही के पास हूँ, रहती आप ही के पास हूँ, तो आप ले लो। तो कहने लगी नहीं, आप अपना जमा करो। तो वो पैसे मेरे पास काफ़ी सारे जमा हो गए थे, हर महीने के 2 ढाई सौ रुपए। और इसी बीच मेरे बाबा की नौकरी चली गई, पुलिस में थे, कुछ वजह थी जिसकी वजह से नौकरी गई। तो मैं घर की बड़ी बेटी थी और मैंने ये समझा कि ये मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है, मेरे माँ-बाबा और मेरे बहन-भाइयों को सँभालना। तो मैंने इनसे कहा कि आप मुंबई आ जाइए, हम लोग सब एक साथ रहेंगे और यहाँ कुछ न कुछ कमा कर हम खा सकते हैं, आप आइए। और मैंने इनको सबको बुलाया। तो मुंबई से कल्याण, मतलब वहाँ यहाँ से थोड़ा दूर, मतलब मुंबई से, जहाँ सस्ता कुछ हो सकता है, मुंबई में काफ़ी महँगा था ना, तो वहाँ मैंने ₹400 डिपॉज़िट और ₹40 भाड़े से एक चॉल में रूम लिया। अपने माँ-बाबा, बहन-भाइयों सबको बुलाया और हम लोग बस वहाँ रहने लगे और जीने लगे। तो हमको ऐसे लगा कि बस यही ज़िंदगी है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हमें कुछ मिलना ही नहीं है। कहाँ से क्या मिलेगा? क्योंकि हमारे पास ना तो कोई इतना बड़ा कोई एजुकेशन है, ना तो कोई बैकग्राउंड है, कुछ भी नहीं है। तो बस यही ज़िंदगी है ना, इतना ही काम करना है, इतना ही खाना है। तो वो कई बार, मतलब एक टाइम चूल्हा जलता था, एक टाइम नहीं भी जलता था, एक टाइम खाना मिलता था, कभी रूखी-सूखी खा लिया, कभी ऐसे ही भूखे रह लिए। ऐसी ज़िंदगी चल रही थी और हम खुश भी थे कि ठीक है, अपनी मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन इसी बीच मेरी बहन बीमार हो गई, बहुत बीमार हो गई और उसके ट्रीटमेंट के लिए समथिंग कुछ तो ₹2000 की ज़रूरत थी मुझे और मैं वो नहीं मेरे पास थे, क्योंकि जीना ही इतना मुश्किल था, तो वो मैं कहाँ से लाती? और मेरी बहन तड़प के मर गई और मरते टाइम पे उसकी आँखों में जो दर्द था और जो तड़प थी, वो मुझे आज भी याद आती है उसकी आँखें, और वो कहती थी कि दीदी मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है और मैं जीना चाहती हूँ। और मुझे इतना दुःख हो रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मतलब कितनी मजबूर और बेबस हूँ मैं। और मैंने उसी वक़्त सोच लिया कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी के लिए, ₹2000 कुछ भी नहीं है और हम अपनी बहन का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें? तो हमें पैसे कमाना चाहिए और वो पैसे कमाने के तो कैसे कमाएँगे पैसे? कहाँ से आएँगे पैसे? कौन देगा हमें पैसे? और इसी बीच मेरी एक मुलाकात हो गई एक सोशल वर्कर से, एक चंद्रकांत कल्याणकर नाम था उनका। और फिर उन्होंने कहा कि ये कुछ गवर्नमेंट स्कीम है, जो स्कीम से हमें लोन मिल सकता है। तो फिर वो मुझे उस ऑफ़िसरों के पास लेकर गए। वो पेपर वर्क बनने के लिए भी काफ़ी टाइम लगा। 2 ढाई घंटे लग गए। 2 ढाई साल लग गए वो सारे पेपर्स बनाने के लिए, क्योंकि आइडियाज़ भी नहीं थे कैसे पेपर बनाने हैं। और फिर मैंने लोन लिया एक 50,000 का और 50,000 का लोन लेकर मैंने एक बुटीक का शुरू कर दिया। उसी के बीच मैंने फर्नीचर का भी स्टार्ट कर दिया। और ये सब करते हुए मुझे एक बात का एहसास हुआ कि जिस तरह से मतलब मुझे तकलीफ हुई, जिस तरह से मैंने लोन लिया,
तो जो यूथ है, जो बच्चे हैं, उनकी भी यही हालत है। पढ़े लिखे तो है, लेकिन हर किसी को गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकता है। तो क्यों ना इन लोगों को भी, जिस रास्ते से मुझे लोन मिला है, इस रास्ते से इन लोगों को भी मैं लोन लेके दूं, ताकि ये लोग भी बिजनेसमैन बने। और हम लोगों ने अपनी एक संगठना बनाई जिसका नाम था सुशिक्षित बेरोजगार युवक संगठना। और इस संगठना के द्वारा हम लोग बच्चे लोगों को मतलब एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आते थे। फिर जो योजना होती थी गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट के सारे अधिकारी, बैंक के सारे अधिकारी, हम सारे एक प्लेटफॉर्म पर आने के बाद में मतलब बच्चे लोग किस तरह से लोन ले सकते हैं, किस तरह से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारा हम लोग उनको सिखाने लगे। और बहुत सारे बच्चे लोगों को हम लोगों ने अपने साथ साथ उनको भी हमने मतलब अपने बिजनेस में स्टैंड किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे कि उनको बिजनेस नहीं करना है, उनको तो सिर्फ नौकरी करना है, क्योंकि वो नहीं पढ़ना चाहते बिजनेस के किसी चक्कर में। तो हम उन लोगों को नौकरी भी मतलब दिला देते थे। तो ये सारा काम चलते हुए लोगों में बहुत सारा नाम होने लगा। लोग कहने लगे कि ये लेडी बहुत अच्छा काम कर रही है, माउथ टू माउथ। बहुत सारी मतलब तब तो मीडिया इतना ये नहीं था, लेकिन माउथ टू माउथ ही बहुत लोगों के पास में ऐसा एक मैसेज आने लगा कि लेडी, तो जिसका भी जो भी प्रॉब्लम था सब मेरे पास आने लगे। तो इसी बीच मेरे पास और मेरा अपना बिजनेस भी चल रहा था। मेरा बुटीक भी और मेरा फर्नीचर का भी मैंने स्टार्ट किया था। तो बिजनेस के साथ ये सोशल वर्क मेरा चल रहा था। इसी के साथ में एक प्लॉट मेरे पास में आया जो लिटिगेशन का था। वो लिटिगेशन का प्लॉट मैंने क्लियर किया। और फिर मैं क्लियर करने के बाद में, काफ़ी सारा लिटिगेशन था, गवर्नमेंट का ही लिटिगेशन था उसके ऊपर, उसको भी 2 ढाई साल लग गए क्लियर होने के लिए। फिर प्लॉट जब क्लियर हो गया, तो अभी इसका क्या करना है, तो सोचा चलो बिल्डर बन जाते हैं, बिल्डिंग बनाएँगे, लेकिन कहाँ से बनाएँगे, पैसे तो है नहीं हमारे पास। तो फिर मैंने एक पार्टनर को लिया, एक सिंधी पार्टनर मेरा एक पार्टनर बना, जिसको 65% वो डेवलप करने का लेगा, और ज़मीन मेरी है इसलिए 35% मेरा होगा। इस तरह से हम लोगों ने बिल्डिंग डेवलप करने के लिए सोचा। लेकिन यहाँ पे पुरुष प्रधान देश होने के नाते एक महिला, वो भी मतलब मैं विदर्भ से हूँ, तो मैं बाहर से आई हुई महिला यहाँ मुंबई में बिल्डर कैसे बन सकती हूँ? और वो भी बिल्डर, वो बिल्डर का तो ऐसे है कि वो तो सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, औरत कहाँ से करेगी? तो ये जो सोच उस वक्त के लोगों की बनी हुई थी, तो उन लोगों ने काफी रोकने की मुझे कोशिश की, काफी सारी तकलीफें देने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच इन लोगों ने देखा कि औरत तो कुछ रुकने वाली है नहीं है, क्योंकि मुझे तो रुकना ही नहीं था कहीं पे, मुझे तो अपना काम करना था। तो इन्होंने मेरे नाम की सुपारी दे दी, बोला इसको खत्म करते हैं। तो 5 लाख रुपए की सुपारी उस वक़्त दी गई। वो उन लोगों को जो मीटिंग की थी, बोला कि ये 5 लाख रुपए है, आप ये लेकर मतलब आप इसको किस तरह से मारना है वो सारा प्लान हुआ, और आप लोग नेपाल चले जाओ, मारने के बाद आपकी फैमिली को 5 लाख रुपए पहुँच जाएगा। ये सारी मीटिंग इन लोगों की हुई। इस मीटिंग में कोई एक मेरा शुभचिंतक कोई तो बैठा था, जिसको बड़ा बुरा लग रहा था कि ये बेचारी लेडी तो बड़ा अच्छा काम करती, क्यों इसको मारा जा रहा है। जैसे मीटिंग खत्म होती है, वो आदमी मेरे पास आता है, उस कहता है कि ताई जी आप जो है ना, आप अपने गाँव चले जाइए। मैंने कहा अपने गाँव में कैसे जा सकती हूँ? तो क्या वजह है मुझे बताइए? तो उसने वजह बताया कि आपका मर्डर करने का पूरा सुपारी दिया हुआ है। मैं पुलिस कमिश्नर के पास गई, मैंने कहा कि ऐसी-ऐसी बात है, लोग मुझे मारना चाहते हैं। पुलिस ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा आप पुलिस है, आप तलाश कीजिए कैसे कौन मारना और क्यों मारना चाहता है मुझे? मुझे तो नहीं पता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने एरिया के डीसीपी को, डीसीपी ने एसीपी को, फिर पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। उनके मतलब उन्होंने जब तपास किया तो उसके अंदर पता चला कि ऐसा-ऐसा एक ग्रुप है जो इसको मारना चाहता है। पुलिस ने अपना ड्यूटी किया, उनको पकड़ा, जो भी करना था किया, लेकिन पुलिस ने मुझे ये कहा कि मैडम आप बिज़नेस में आए हो तो अभी एक काम करो, आप अपने लिए सिक्योरिटी ले लो। क्योंकि सिक्योरिटी लेने से अब की बार आपको पता चला ना, अगली बार आपको नहीं पता चलेगा। तो आप सिक्योरिटी ले लो। मैंने कहा नहीं सिक्योरिटी नहीं लूँगी मैं, अगर देना है तो मुझे पुलिस मतलब रिवॉल्वर लाइसेंस दे दीजिएगा, ताकि जब तक 6 गोली है उसके अंदर मुझे कोई मार नहीं सकेगा। तो बोला अच्छा ठीक है आप कल आ जाना 11 बजे। तो वहाँ जो हमारे कमिश्नर थे भुजंगराव मोहिते जिनका नाम था, उन्होंने मुझे पुलिस मुझे मतलब थाना में बुलाया, और मैं 11 बजे गई और 6 बजे मुझे रिवॉल्वर लाइसेंस मिला। मुझे ऐसे लगता है भारत की मैं पहली ऐसी महिला या पुरुष जो भी होगा, तो क्योंकि रिवॉल्वर लाइसेंस इतना आसानी से नहीं मिलता है। करीबन उनका जो प्रोसेस है, वो बहुत लंबा-चौड़ा होता है, लेकिन मुझे एक ही दिन में रिवॉल्वर लाइसेंस मिला। तो इस तरह से जो मेरा सफ़र है। तो कल्पना जी, हम आपको आपकी कंपनी कमानी टिप्स की वजह से जानते हैं। तो जी, इसके पीछे की क्या कहानी है? ये कैसे सक्सेसफुल हुई? जी। तो ये जो कंपनी है ना, ये 25 साल से बंद पड़ी हुई कंपनी थी, और इस कंपनी के जो ओनर थे, मेन ओनर रामजी भाई कमानी, ये गांधी जी के साथ में काम करते थे।
एक्चुअली कलकत्ता में गांधी जी ने जो खादी आंदोलन किया वो कमानी हाउस से हुआ, कलकत्ता से। तो ऐसे स्वतंत्र सेनानी थे रामजी भाई कमानी। उन्होंने ये कुर्ला में, कुर्ला कमानी जिस आज भी मतलब मशहूर है खूब वो रोड वगैरह, तो वहां पर इन्होंने आकर 22 एकड़ जमीन लेकर 3 कंपनी बड़ी बड़ी बनाई थी, जिसमें कमानी ट्यूब्स लिमिटेड, कमानी मेटल्स और कमानी इंजीनियरिंग, और 3,500 वर्कर थे। तो ये कंपनी यही कोई 67 में इन लोगों ने स्टार्ट की थी। 67 से लेकर 87 तक काफी अच्छे से वो लोग चला रहे थे। 100% बोनस वर्कर्स को मिल रहा था, काफी अच्छा सब कुछ था। लेकिन वर्कर्स यूनियन बन गया और यूनियन ने जो है उस वक्त वो इंदिरा जी के पास चले गए कि मालिक सही नहीं है, जबकि मालिक सही था वो बाद में बताने लगे थे, जहां 100% बोनस मिल रहा है, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी ये वर्कर्स गए और कहने लगे कि हम लोग कंपनी चला सकते हैं, मालिक सही नहीं है। तो उस वक्त ऐसी कुछ नई क्रांति आई हुई थी, जर्मनी जापान वगैरह इस साइड में सारा कुछ की वर्कर्स मालिक बने जा रहे थे, तो इनको भी शायद ऐसे लगा कि चलो हमारे देश में भी एक नई क्रांति आ जाएगी। तो इन लोगों ने कुछ सोचा कि ठीक है, वर्कर्स अगर मालिक बन जाता है तो ये और अच्छी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, ये पहली कंपनी हमारे भारत देश की जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मालिक को बाजू में करके वर्कर्स को मालिक बना दिया। तो 3,500 जब मालिक बन गए तो कंपनी का मैनेजमेंट किसके हाथ में रहेगा, चलाएगा कौन? मतलब यही क्वेश्चन मार्क था, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से हुआ। तो ये कोर्ट का बहुत बड़ा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ये, कि वर्कर्स मालिक बन गए और मालिक जो है उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी उनको मतलब पूरा जीरो कर दिया, उनको कंपनी से बाहर निकाला गया। तो कंपनी, और लेकिन कोर्ट ने कहा था कि आपको कंपनी को अच्छे से चलाना है। और फिर हमारे देश के लोगों ने, बैंकों ने इनको बढ़ बढ़कर पैसे दिए कि बाबा चलो वर्कर मालिक बन गया है तो उनको पैसे देने चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट ने, उस वक्त शरद पवार जी चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने 70 लाख रुपए इन लोगों को दिए कि आप अच्छे से कंपनी चलाओ। लेकिन वर्कर कभी मालिक नहीं बन सके। वो लोग 87 से लेकर 97 तक किसी तरह से कंपनी में लगे रहे, लेकिन उन लोगों ने कंपनी को सक्सेस नहीं किया, बल्कि इन्होंने सिर्फ कमानी ट्यूब पे, कमानी मेटल्स और कमानी इंजीनियरिंग, ये तो लिक्विडेशन में जाके चली भी गई थी, और कमानी ट्यूब भी लिक्विडेशन में जा रही थी। तो कमानी ट्यूब्स के वर्कर्स मेरे पास में आए, क्योंकि मेरा नाम जो मैं सोशल वर्क कर रही थी उससे अच्छा चल रहा था, तो इन लोगों को लगा कि मेरे पास आना चाहिए। और फिर मेरे पास आके उन्होंने कहा कि हम अपनी कंपनी को लिक्विडेशन में जाने नहीं देना चाहते, तो मैडम इसको आप बचाइए। तो मैंने कहा मैं कैसे बचा सकती हूँ, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री का कोई गंध नहीं है, मैं नहीं जानती कैसे। तो फिर उन्होंने अपनी भूख प्यास की कहानी सुनाई कि 93 वर्कर्स हमारे कैसे भूख प्यास की वजह से मर गए, मतलब दवा से मर गए। तो ये बात थोड़ा सा टच कर गई दिल को, क्योंकि मैं वहीं से गुजरी थी। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर मैंने एक 10 लोगों की टीम तैयार किया, जिस 10 लोगों की टीम के अंदर जैसे मार्केटिंग होगा, परचेसिंग होगा, जो मतलब इकोनॉमिक, तो इस तरह से सारे लोग जो है 10 लोगों की टीम। लेकिन वो 10 लोग भी दिल से तैयार नहीं थे मेरे साथ में काम करने के लिए, सिर्फ रिस्पेक्ट थी इसके लिए मेरे साथ आए थे कि ठीक है। क्योंकि 116 करोड़ का कर्जा था 2000 में, 140 लिटिगेशन के केसेस थे कंपनी के ऊपर, तो ये और 2 बड़ी यूनियन थी। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं था। तो सब मुझे कहते थे कि अरे ये तो बिल्कुल आत्महत्या करने के बराबर है, क्यों आप इसमें जा रहे हो, क्यों ऐसे काम कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, मुझे तो सिर्फ वर्कर के लिए काम करना है, उसमें क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है मुझे उसमें नहीं जाना है। मैं वर्कर जो भूखे पैसे मर रहे हैं इनके लिए मुझे काम करना है। फिर हमने एक स्कीम तैयार किया, क्योंकि कोर्ट के अंडर थी कंपनी अभी भी। तो स्कीम तैयार करके हमने वो सारी कोर्ट के अंदर दिया कि हम किस तरह से ये कर्जा, 116 करोड़ का कर्जा हम कैसे देंगे, लिटिगेशन के केसेस हम कैसे निपटाएंगे, फैक्ट्री हम कैसे शुरू करेंगे। ऐसी सारी पूरी स्कीम बना के हम लोगों ने कोर्ट को दी। तो जब हमने दी तब वहां जो बोर्ड की मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन मुझसे किए, मैंने उनके जवाब दिए। और फिर उन्होंने ये कहा कि मैडम एक ऐसे है कि आपको हम एज ए प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं और आपको डे टू डे के सारे कामकाज आज और अभी से शुरू करने हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो पैसे लगने हैं, मतलब आज से ही लगने हैं ना, केसेस के लिए लॉयर देने हैं, मैनेजमेंट में लोग रखने हैं, उनके लिए पैसे देने हैं। और 2.5 करोड़ रुपए जो है वो आपको आईडीबीआई जो है वो हमारी ऑपरेटिंग एजेंसी रखी हुई थी कोर्ट ने, तो आईडीबीआई में आपको 2.5 करोड़ रुपया जमा भी करना है, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी देखना भी तो है कि आपके पास है भी या नहीं कुछ। तो इस तरह से वो सारा कुछ किया। मैंने कहा ठीक है। तो कहा कि अगर कोर्ट ने आपको कंपनी नहीं दी तो आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लाइन में खड़े होंगे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी हम आपको नहीं दे सकते, हम बोर्ड मतलब मेंबर है,
कंपनी आपको कौन दे सकता है? कोर्ट दे सकता है, उसके पास में सारे अधिकार है देने या लेने के। हाँ ठीक है, जो भी है, मैंने तो बस काम करने का ठान लिया और मैं करूंगी। और मैंने उसी दिन से 2000 से मैंने काम करना शुरू कर दिया। 2000 से लेकर 2006 तक हम हियरिंग होते रहे, काम करते रहे। हमने कोर्ट के लिए लॉयर दिए, क्योंकि एक्स पार्टी सारे डिसीजन हो रहे थे, इसके लिए कोर्ट में लॉयर देना जरूरी था, यहाँ मैनेजमेंट में लोग बिठाना जरूरी था। तो ये सारा कुछ चल रहा था, और आधा पगार भी वर्करों को देना था, क्योंकि वो भी तो भूखे मर रहे थे, तो वो भी करना था। तो ये सारा पैसा हमारा लग रहा था। ये सारा करते हुए 2006 में 21 मार्च 2006 में कोर्ट ने कंपनी मुझे दे दी और मुझे मालिक बना दिया। मतलब हम लोग वो सारे केसेस हम जीत गए और हमें मालिक बना दिया। हम काफी खुश हो गए कि चलो ठीक है बाबा, हम अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तो नहीं रहे, कम से कम कंपनी हमें मिल गई है। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर की थी, क्योंकि ऑर्डर जब हाथ में आई तो ऑर्डर में ये लिखा था कि 2011 में हमें इस सिक्का से बाहर निकलना है। सिक्का से बाहर निकलना है, इसका मतलब ये है कि सारे 116 करोड़ का कर्जा देना है, 140 लिटिगेशन के केसेस खत्म करने हैं, फैक्ट्री शुरू करना है, वर्कर्स को काम देना है। ये सारे काम हमें 2011 तक करना है, मतलब 2006 से लेके 2011 ये हमें टाइम पीरियड कोर्ट ने दिया। और फिर हमारा संघर्ष और डबल शुरू हो गया, मतलब जितना पहले किया था उससे डबल काम शुरू हो गया। और फिर हमारी कंपनी ये यहाँ पर थी, कुर्ला में थी। कुर्ला से हमें शिफ्ट करना था वाड़ा में, क्योंकि वाड़ा में मेरे पास लैंड थी, और कुर्ला की लैंड पहले ही वर्कर बेच चुके थे, इसलिए खाली करके देना जरूरी था। तो कुर्ला से मैंने फैक्ट्री शिफ्ट किया, वाड़ा में मैं फैक्ट्री लेकर गई। वो भी इतना मुश्किल था, क्योंकि वहां से निकाल के हर मशीन के जो नकाशे थे वो भी कहीं मतलब बाढ़ आ गई थी तो उसमें बह गए थे, वो नकाशे मेरे पास नहीं है। इंजीनियर वहां से कहाँ ढूंढे, जर्मनी की मशीनें वो कहाँ कैसे फिट हो गए। काफी सारी तकलीफें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी सारी मशीनें फिट करके हमने 2009 में, मतलब 6 में हमें कंपनी मिली थी, 2009 में हमने फैक्ट्री शुरू की। और हम मतलब हमारा जो वर्कर्स को काम देने का जो ये जिम्मेदारी थी, वर्कर्स को काम दिया, और जो हमारी अर्निंग है वो भी हमारी अच्छे से शुरू हो गई। 2009 में ये किया, और 2011 में सारे के सारे काम मैं मतलब पूरे कर सकी। इस बात की मुझे खुशी है कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि कोर्ट के हिसाब से मैंने 2011 में ही सारा 116 करोड़ का कर्जा कैसे कम किया। मैंने पहले तो वो कम किया, उसका इंटरेस्ट पेनल्टी सब, मतलब बैंकिंग जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके पास जाके उनका पेनल्टी इंटरेस्ट कम करवाया। इसकी वजह से मुझे वो थोड़ा सा आसान हो गया। तो ये सारे पैसे मैंने दिए। उसके बाद में मैंने रोजगार दिया, कामगार जितने भी मेरे कामगार थे उनको रोजगार दिया। जो मतलब लिटिगेशन के 140 लिटिगेशन के केसेस थे, एक केस छोड़ने के लिए लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म होती है, लेकिन एक केस खत्म नहीं होती। लेकिन मैंने 140 लिटिगेशन के केसेस, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक के सारे केसेस मैंने वो भी खत्म किए, और मैं 2011 में सिक्का से बाहर हो गई। और इसीलिए 2013 में मुझे पद्मश्री मिला, 2019 में मुझे नारी शक्ति मिला, और दुनिया भर के अवार्ड, आपके लंदन ने ही कितने सारे अवार्ड्स मुझे दिए हैं, पार्लियामेंट में भी मिले हैं। और इस तरह से ये सारा काम चलता रहा। वर्कर्स की मैं वर्कर्स मुझे माँ भवानी कर कर पुकारते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब इंसान कुछ ऐसे काम कर जाए जो लोगों के हित के लिए हो, और जो लोग खुश हो जाए अपने कामों से। तो ये मैं कर सकी। आपकी जर्नी जो रही, आपकी जो यात्रा रही है, ये काफी ज्यादा एनकरेजिंग रही है काफी महिलाओं के लिए। जी, तो अभी जैसा कि आपकी हमने स्टोरी सुनी कि आपकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और फिर उसके बाद आप डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार रही थी, जिसकी वजह से जी, आपको अपनी शादी छोड़नी पड़ी थी। और उसके बाद इन सब चीजों को देखते हुए उसके बाद आप अभी भारतीय महिला बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं। जी। तो आप अभी फिलहाल महिलाओं को एनकरेज करने के लिए क्या कर रही हैं? एक्चुअली भारतीय महिला बैंक अभी एसबीआई में मतलब ये हो गई है। अभी नहीं रही मैं डायरेक्टर। लेकिन मैं अभी मतलब आई एम बैंगलोर गवर्नर बॉडी पे हूँ। मुझे 3 डॉक्टरेट मिले हैं। अभी परसों ही 9 तारीख को एक महिला यूनिवर्सिटी बीजापुर में एक डॉक्टरेट मिला है गवर्नर के हाथों से। इससे पहले अमेरिका के 2 मिले हैं, और ऐसा बहुत कुछ मिला है। और मैं ये महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि हम सब कुछ कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। क्योंकि हम खुद ही दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। हमारे अंदर वो सारे गुण हैं। पहचानने की जरूरत है। अगर हम नहीं पहचानेंगे तो हम तो कुछ नहीं कर सकते फिर। तो फिर बस
बस मैंने वही पहचाना और अपने आप में जो विश्वास है मेरा कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि ये कंपनी का काम जो है वो बड़े-बड़े लोग, ऐसे नहीं था कि भारत देश में कोई ऐसे था नहीं पैसे वाला या बड़ा कोई हिम्मत वाला, लेकिन कोई आगे इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि इतने सारे लिटिगेशन था और इतने लिटिगेशन कौन करेगा? और लोगों के हित की बात नहीं सोचता कोई, क्योंकि मैंने वर्कर के हित की बात सोची। मैंने ये चाहा कि मेरा एक-एक वर्कर ऐसा इस तरह से भूखा मर रहा है और मैं नहीं चाहूँगी कि वो इस तरह से मरे। तो मैंने हिम्मत दिखाई इसलिए कि वर्करों को मुझे ज़िंदा रखना है। अगर हम दूसरे के बारे में सोचेंगे, तो कुदरत भी हमारे बारे में सोचते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये तो काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ बात है। लेकिन आप एक सक्सेसफुल बिज़नेस वुमन हैं, आपने फ़िल्मों में जाने का कैसे सोचा? फ़िल्मों में जाने के लिए मैं फ़िल्मों में नहीं गई। मैंने फ़िल्म बनाई। मैंने फ़िल्म भी ऐसे बनाई कि जहाँ पे बहुत ज़ुल्म हुआ था। हमारे यहाँ पे मतलब एक नागपुर के आगे एक गाँव है जहाँ पर बहुत दलितों के ऊपर ज़ुल्म हुआ था। तो एक महिला जो अपने बेटी को कलेक्टर बनाना चाहती थी, तो क्या गुनाह था उसका? लेकिन वो एक मतलब वो पढ़ लिख ना सकी इसलिए अपनी बेटी को कलेक्टर बनाना चाहती थी। लेकिन गाँव में कुछ संघर्ष जातिवादी का ऐसा हुआ कि महिला, उसकी बेटी और उसके 2 बेटे बेटे इसे चारों को मार डाला और सिर्फ़ मार नहीं डाला, बेटी और माँ के ऊपर इतना बुरी तरह से अत्याचार किया, इतना बुरी तरह से कि शर्म से आँखें झुक जाए इंसान की। इतना बुरा अत्याचार हुआ तो इसके लिए उस स्टोरी को एक आवाज़ देने के लिए मैंने एक पिक्चर वो बनाई थी, उस गाँव के नाम से खैरलांजीच्या माथ्यावर मतलब मराठी में बनाई थी। तो बाकी और फ़िल्मों में मैं नहीं गई, मैंने एक ही एक पिक्चर बनाई। जी, तो आपकी जो जर्नी रही है वो काफ़ी ज़्यादा संघर्षों से घिरी हुई रही है। तो जी, आपका सबसे बड़ा ऐसे सपोर्ट या फिर इंस्पिरेशन कौन रहा है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ और मैं जब भी मैं तकलीफ़ में रही, बहुत सारी तकलीफ़ में क्योंकि बहुत तकलीफ़ें होती है ये सब करते हुए, आसान कुछ भी नहीं होता, जितने आसानी से हम बता रहे हैं ना, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जब भी हमने बाबा साहब को सुना, जब भी हमने बाबा साहब को पढ़ा, तब हमने देखा कि हमारा संघर्ष तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। वो तो अकेले थे जिस वक़्त समाज से लड़ रहे थे और अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। आज तो हमारे लिए उन्होंने सारे रास्ते खोल के दिए, हमें तो सिर्फ़ उस रास्तों पे चलना है। अगर हम उस रास्ते पे चल भी ना सके तो फिर कितने बड़े बदनसीब हैं हम। और इसी तरह से जितनी भी तकलीफ़ें जब भी आई, उनके विचारों को सोचा और तकलीफ़ भाग गई। बिल्कुल। तो जब आपकी ज़िंदगी में ऐसा तो हुआ ही होगा कि अप्स और डाउन्स जो होते हैं, उतार-चढ़ाव, ये जी, सारी चीज़ें तो आई ही आई होंगी। तो जब भी बिल्कुल। ये हुआ है, तो आपने इसको कैसे फेस किया है? बहुत सारी तकलीफ़ें जब भी आती थी, उतार-चढ़ाव आते थे। बहुत बार ऐसे एकदम से डाउन सा लगता था। कई बार तो ऐसे होता था कि अरे क्या करेंगे अभी? लेकिन फिर मैं हिम्मत से बोलती थी कि नहीं, नहीं कुछ हो नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। मेरी एक पॉज़िटिव सोच रही है अक्सर मतलब कोई बात ऐसी अगर है तो उसका रास्ता क्या है? क्योंकि पॉज़िटिव बातें तो है ही है, नेगेटिव के लिए कोई सोचता नहीं है। तो नेगेटिव में रास्ता किस तरह से निकलेगा, उस पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया कि नहीं ये बात ऐसी यहाँ पे गलत हो रही है, लेकिन यहाँ अगर हम ऐसे करते हैं तो शायद हम सक्सेस हो जाए। तो इस तरह से मैं मेरी सोच इस तरह से रही और उसमें भी मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके उन रास्तों पे चल के फिर सक्सेस की तरफ उसको लाया। तो आपकी यात्रा में जो भी मैंने अभी तक सुना, उस हिसाब से आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ हुआ करता था कि अब ये कर लिया, अब इसके लिए ये करना है। तो अभी आपके अपकमिंग ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स या प्लान्स क्या हैं? अभी जिस तरह से कमान्य ट्यूब्स ये एक ऐतिहासिक रहा, इसी तरह से एक ऐतिहासिक काम मैं फिर से करने जा रही हूँ। नागपुर मिहान में अभी-अभी हम लोगों ने एक एविएशन कल्पना सरोज ग्लोबल एविएशन कंपनी ओपन की है। जिसमें से अभी जस्ट 16 17 तारीख को हमने ओपनिंग किया है मतलब लैंड हमको गवर्नमेंट ने दी है, गवर्नमेंट से हमने लैंड ली है, खरीदी है। और उसका ओपनिंग हुआ है। वहाँ पर हम लोग जो है एविएशन के बहुत सारी चीज़ें जैसे पहले तो हम लोगों को पायलट बनाना है, इंजीनियर बनाना है, क्रू होंगे उसमें तो ये सारी चीज़ें होती रहेगी, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन इंजन दुरुस्ती वो एक हम लोग कर रहे हैं। तो इंजन दुरुस्ती का जो काम है, वो हमारे भारत में बहुत कम लोगों के पास में है, एयर इंडिया के पास में है, लेकिन वो सारे फ्लाइट के इंजन दुरुस्ती नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों को फॉरेन भेजने पड़ते हैं। अब फॉरेन भेजने से ऐसे होता है कि हमारे देश का पैसा भी वहाँ पर जाता है।
तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे, बल्कि हमारे पास में बाहर से डॉलर आए यहाँ पर, ताकि हमारे देश की उन्नति हो, हम तरक्की का हिस्सा बने। और दूसरा ये है कि जहाँ पे हम कर रहे हैं नागपुर में, तो नागपुर में बहुत सारी आत्महत्याएँ होती है विदर्भ में, शेतकरी जो है, फार्मर जो है वो बहुत सारे आत्महत्या के केसेस है। तो उनके जो बच्चे हैं, उनके जो लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम काम दे सकें, हज़ारों लोगों को वहाँ पर काम मिलेगा। और मतलब 2 है, एक सामाजिक ढाँचा है, जहाँ पर बच्चे लोगों को काम ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है, और यहाँ एक है जो देश की तरक्की हो सकती है। वरना मुझे पैसों की सख्त कोई ज़रूरत न अभी है नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कुछ है, लेकिन जो भी करना है समाज के लिए और देश के लिए करना है, इसलिए मैं कर रही हूँ। बिल्कुल। तो कल्पना जी, ऐसा हुआ है कि लोगों को बहुत कुछ करने की इच्छा होती है लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि टाइम कम होता है। लेकिन अभी जैसे कोविड हुआ, लॉकडाउन हो गया उसके जी, चलते, तो ऐसा हुआ कि लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम था, तो वो जो भी कुछ करना चाहते थे उन्होंने किया है। तो जी। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ रहा है जो आप हमेशा से करना चाहती थी और लॉकडाउन आपको उसके लिए टाइम दिया है? एक्चुअली यही जो मेरा था, मतलब एविएशन में मुझे जाना था। ये एक अच्छा ग्रुप मुझे मिला, एयर इंडिया के बहुत सारे रिटायर पायलट, इंजीनियर, मैनेजमेंट रहने वाले लोग, इनका सारा ग्रुप मेरे साथ में रहा। क्योंकि पैसा मैं लगा सकती हूँ, लेकिन दिमाग जो है ये सारे मेरे को मिले हैं, जिसके साथ में मिलकर हम लोग ये सारा काम करते। तो हम लोग इसके ऊपर हम वर्क करते रहे, ये जो 2 साल गए इसके लिए, कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसमें हमने ध्यान दिया। एक्चुअली तकलीफ हमें भी कोविड की बहुत हुई, क्योंकि हमारे पास में भी हमारी फैक्ट्री के वर्कर्स सारे जो है वो गाँव चले गए, कोई वर्कर था नहीं। वर्करों को, जो वर्कर यहाँ पे हमारे थे, जो हमने मतलब रहने की व्यवस्था कर रखी है फैक्ट्री में जहाँ रह रहे थे, उनको पगार भी देनी है हमें। फैक्ट्री तो बंद है, काम तो बंद है, लेकिन उसके बावजूद उनका उनका तो घर चलाना है ना हमें। तो वो सारी चीज़ें थी। लेकिन मेरे साथ ये रहा कि मेरा कंस्ट्रक्शन का काम भी कंपनी का मेरा चल रहा था बैंगलोर में। यहाँ से पैसा नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ से आ रहा था। बहुत सारा नहीं आ रहा था, मार्केट डाउन था, लेकिन फिर भी मतलब जो जो चलता है ना, जैसे धीरे-धीरे, तो वो सारी चीज़ें मेरी चलती रही, इसलिए मुझे तकलीफ कहीं नहीं हुई। और मेरी सोच इस तरह से बिल्कुल पॉज़िटिव है, क्योंकि लोगों को बहुत सारा, अरे! मेरा इतना नुकसान हो रहा है। हो रहा तो हो रहा है, लोग बेचारे मर रहे हैं, उसका क्या? लोगों की ज़िंदगियाँ खत्म हो रही है, हमारे को कम से कम हम ज़िंदा है, यही क्या बड़ी बात नहीं है? टच वुड, ये बहुत बड़ी बात है कि आज भी हम ज़िंदा हैं, अच्छे हैं। कोविड से हम बचे हुए हैं, हमारे सारे जो भी आस-पास के जितने लोग हैं, वो सही सलामत हैं, मेरे वर्कर सही सलामत हैं। मेरे लिए यही बड़ी बात है। रहा पैसा तो आज नहीं तो कल कमा लेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये तो नहीं है कि भई चलो बिल्कुल आ ही नहीं रहा, तो वो सारा हम लोगों ने काफ़ी सारा सेटल कर लिया, तो कोई तकलीफ नहीं रही। जी। तो कोई ऐसा यादगार लम्हा रहा है इस पूरे यात्रा में जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगी? मेरे साथ तो हर लम्हा एक एक यादगार है, क्योंकि कहाँ नहीं, थी मैं। आपकी आपकी यात्रा में अभी तक मैंने जो सुना है, हर एक चीज़ यादगार होनी भी चाहिए। लेकिन जी। कुछ ऐसा जो आपके दिल से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ हो? अम, मेरे लिए तो हर लम्हा बहुत मतलब क्योंकि देखिए ना, मैं गाँव से जहाँ से मैं आई थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में, इसी मुंबई शहर में मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, मैं किसी गुजराती फैमिली के साथ रहती थी। आज मैं बिल्डर हूँ, मैं खुद घर बेच रही हूँ। मैंने खुद एक बिल्डिंग ऐसी रखी है, जो मजबूर बेबस है वो जाओ मेरी बिल्डिंग में रहो, सिर्फ मेंटेनेंस दो। क्योंकि जिस दर्द से, जिस इससे मैं गुज़री हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि किसी और को मेरी मतलब किसी लोगों को दूसरी तकलीफें हो। तो इस तरह से मैं काम करती रहती हूँ, और उसका सिला भी मुझे बहुत अच्छा मिलता है। बहुत बड़े-बड़े अवार्ड्स मुझे मिले हैं। नेपाल में जो एक अवार्ड मिला था मुझे, सात सम्मेलन था, वहाँ पर 22 राष्ट्र की सारी महिलाएँ आई हुई थी, और उस 22 राष्ट्र की महिलाओं ने, पूरी महिलाओं ने सिर्फ़ मुझे ही हीरो बोला। वो यूट्यूब पे है सारा कुछ, कि ये हमारी हीरो है, ये हमारी हीरो है। सब कोई मुझे खुद इधर पकड़ के खींच के फ़ोटो ले रहा है, कभी उधर खींच के फ़ोटो, जबकि कोई मिनिस्टर थे, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन थे। जैसे हमारे मुंबई में मुकेश अंबानी है, उस तरह नेपाल में एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन है, उनके घर में डिनर रखा गया, वहाँ पर भी मेरा इतना बड़ा स्वागत, इतना कुछ किया उन लोगों ने। तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि वाक़ई इतना मान, इतना सम्मान, इतना प्यार मुझे मिल सकता है, क्योंकि जब वो मेरी पिछली ज़िंदगी देखे ना, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि वाक़ई मुझे इतना प्यार भी मिल सकता था कभी। तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। मेरे वर्कर्स मुझे आई भवानी कर कर पुकारते हैं, क्योंकि हमारी आई भवानी आई हैं, इसीलिए हमारे सारा हमारा उद्धार हुआ है, हमें पैसे मिले हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो कल्पना जी, हमारा जो एसोसिएटेड पार्टनर है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, वो भी जी, महिला सशक्तिकरण की ओर काम करता है। और जी, उससे महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप हमारे साथ खुद ही हैं आज। तो जी। आपका क्या विचार है महिलाओं के बारे में, जो पूरी दुनिया में जो महिलाएं हैं उनका, उनके बारे में क्या विचार है आपका?
महिलाओं के बारे में मेरे जो विचार है, मैं तो देखिए, अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो महिला की स्थिति अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। महिलाएँ एक तरह से ऐसी थी ना कि जैसे गाय गोठे में बाँधी हुई, इस तरह से उनकी स्थिति थी। लोग उस ज़माने में कहते थे कि क्या है औरत, पैरों की जूती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं उसकी औकात। मतलब इस तरह से उसको समझा जाता था। लेकिन आज हमारी महिलाएँ कहाँ पे हैं? आज हमारी महिलाएँ हर क्षेत्र में हैं। क्या नहीं कर रही महिलाएँ? बहुत कुछ कर रही है, हर क्षेत्र में हमारी महिलाएँ हैं। और जो महिलाएँ आज भी समझो कुछ है ऐसी, जो करना नहीं चाहती, आगे बढ़ना नहीं चाहती, तो मैं उनको ये कहूँगी कि उन्होंने आना चाहिए आगे। बिल्कुल आना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि आज समाज पहले तो घर, समाज और देश, सारे लोग उनके साथ है, गवर्नमेंट उनके साथ में है आगे बढ़ाने के लिए, हर तरह से उनको मुमकिन से मुमकिन कोशिश की जा रही है। हमारे ज़माने में ऐसे नहीं था। हमारे ज़माने में ऐसा था, अगर हम घर से बाहर भी निकले ना, तो 4 अड़ोस-पड़ोस की औरतें देखें, कहाँ जा रही है? क्या कर रही है? क्या करके आ रही है? मतलब इस तरह की सोच थी। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो पढ़ी-लिखी औरतें काफ़ी कुछ पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ रही है। हर क्षेत्र में हमारी महिला है। आज हमारे हाथ में स्मार्टफ़ोन है। इस फ़ोन में देखो क्या नहीं है हमारे पास में, हम क्या नहीं करना चाहते, सिर्फ़ चाह होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं और वो कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम कहीं पर भी पीछे नहीं हैं, बल्कि 2 कदम आगे ही चले गए हैं, पीछे कहीं है नहीं है, और जो पीछे है उन्होंने भी आगे जाना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो कल्पना जी, अभी हम सक्सेस स्टोरीज़ के इस एपिसोड के अंत पे पहुँच रहे हैं, और क्योंकि हमारे शो का नाम ही सक्सेस स्टोरीज़ है, तो आपके अच्छा। लिए सक्सेस क्या है? मेरे लिए सफलता तो बस इंसान आगे बढ़ जाए ज़िंदगी में, यही सफलता हुई ना। अ, क्योंकि अगर हम 4 दीवारों के अंदर ऐसे ही बैठ के बस अपने आप को कुढ़ते रहे, रोते रहे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम कर नहीं सके। सिर्फ़ रोने से कुछ नहीं होगा, अपने आप से ये करने से नहीं होगा, अपने को बाहर निकलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, दुनियादारी देखनी पड़ेगी और खुद सोचना पड़ेगा कि हमें कुछ करना है। जब तुम करोगे नहीं तो होगा कैसे? बुद्ध भी कहते हैं कि वो मार्गदाता है, चलना तुम्हीं को है। अगर तुम चलोगे नहीं तो रास्ता मिलेगा कैसे? तो रास्ता तुम्हें ढूँढना है और उसके ऊपर चलना है। चलोगे तो मंज़िल मिलनी ही मिलनी है। जी, बिल्कुल। कल्पना जी, थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे इस शो पे आई। आपने अपनी ये पूरी जर्नी, अपनी लाइफ स्टोरी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करी, और मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हुए होंगे आपकी इस स्टोरी से। सो थैंक यू सो मच कि आप अपना ये कीमती समय निकाल के हमारे इस एपिसोड के लिए आई। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपने भी मुझे सुना और मुझे इनवाइट किया, इसके लिए आपको भी थैंक यू। थैंक थैंक्स। And thank you so much to all our viewers for joining with us on this episode of Success Stories. For more such stories, please stay connected with us and subscribe to our channel.